वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एनटीए यूजीसी का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, देखो इस साइड आपको दिख रही है पिक, जो कि आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी है। तो यहाँ पे सिर्फ पिक रहेगी और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इसको हिंदी में इसका पीडीएफ नहीं है, तो मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, इंग्लिश तो आपको दिख ही रहा है। इसमें हमारी रहती है 10 यूनिट। कितनी रहेंगी भैया अपनी? 10 यूनिट रहेंगी। ठीक है, 10 यूनिट रहेंगी। उन 10 यूनिट में फर्स्ट यूनिट है हमारी राजनीतिक सिद्धांत। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपको अवधारणाएं पढ़ना है। कौन कौन सी अवधारणा? कि भैया स्वतंत्रता क्या होती है। अब इसमें ना स्वतंत्रता तो क्या होती है वो तो एक तरफा है, आपको क्या पढ़ना है स्वतंत्रता पे सभी इन लोगों के विचार क्या है। कि भाई प्लेटो स्वतंत्रता किसको मानता था, रूसो किसको मानता था, हॉब्स, मैकियावेली, ठीक है, जॉन लॉक, ये सब जो स्वतंत्रता है किस प्रकार मानते थे। ठीक है, समानता, न्याय, अधिकार, तो इन सब में हम लोग कुछ लोगों को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक विचारक में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये अवधारणाएं दी हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो मेन चीज़ आपको मैं बताऊं, सबसे जो यूनिट दिए रहती है ना, वो एक आपके जो करिकुलम रहता है, जो सिलेबस होता है, वो डिसाइड करके बनाया जाता है एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो अगर पढ़ाई स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत ही पढ़ना है, तभी तो हमको क्लियर होगा। अब भाई क्योंकि आपको बोल दिया कि ये कौन है, लॉक। लॉक जो थे नकारात्मक स्वतंत्रता के थे, है ना, नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते थे। अब आपको नकारात्मक स्वतंत्रता ही नहीं पता है। ठीक है, दैट मीन्स आपको यूनिट क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना है। देखिए मैं इस पर आपको बहुत सारा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर मैं सिलेबस बता देती हूँ हिंदी में कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो अवधारणा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। ठीक है, फिर राजनीतिक परंपराएं होती हैं कि उदारवाद क्या है भाई। ठीक है, उदारवाद जिसमें स्वतंत्रता दी जाती है, उदारवाद जिसमें समानता दी जाती है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। इस प्रकार सभी में अलग अलग होता है, जैसे अनुदारवाद, समाजवाद। अब मार्क्सवाद क्या है, नारीवाद क्या है, पारसिकीवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद क्या है, और उत्तर आधुनिकवाद क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जब आप ये चीज़ें पढ़ने बैठते हैं तो आपको सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है ना। पॉलिटिकल साइंस तो जिन लोगों ने बोला है उन्हीं को पढ़ो ना, अपन को उस पर वो थोड़ी करना है, इथिक्स थोड़ी ना पढ़ना है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अपन को आता है बहुसंस्कृतिवाद। क्या आ जाता है अपन को? बहुसंस्कृतिवाद। तो बहुसंस्कृतिवाद के विद्वान कौन कौन से हैं? विल किमलिका, चार्ल्स टेलर, आयरिस मॉरियन रंग और भीकू पारेख। इसके अलावा इसमें और भी 4-5 और दिए हैं, बस 4-5 और दिए, इससे ज़्यादा नहीं दिए। किसमें? बहुसंस्कृतिवाद में। तो उसमें आपको ऑप्शन आता है भैया कि बहुसंस्कृतिवाद से कौन रिलेटेड है, तो इतने तो, या फिर कौन रिलेटेड है, तो इतने में से तो एक आधी आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो फेमस है, क्योंकि इन्होंने बताया ही है, जब ये सिलेबस में ही दिया हुआ है हिंदू लोगों का, तो ये तो आना ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको खूब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो कि कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है भैया, गाया परिसंकल्पना दे दी कि गाया परिसंकल्पना किससे रिलेटेड है? पारसिकीवाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर इस पर अगर डिटेल वीडियो बनाना है कि पढ़ना क्या है, तो वो भी अपन बना लेंगे। ठीक है, बट कमेंट कर लेना, अभी तो केवल मैं सिलेबस आपको बता दे रही हूँ। ठीक, इकाई सेकंड क्या है? राजनीतिक विचारक। तो पिक यहाँ पे चेंज कर देती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगी राजनीतिक विचारकों की। इसमें हमको कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मेरी वुल्सक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हैना अरेंट, फ्रांस फेरन, माओ त्से-तुंग और जॉन रॉल्स का पढ़ना है। ठीक है, तो इन लोगों को पढ़ना है। इनकी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, अभी मैंने हीगल तक की वीडियोस तो अपलोड कर रही है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, इनको कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ो, मतलब सामने वाला आपको ऐसा घुमाएगा, समझ नहीं बैठता है। ठीक है, तो पुस्तक तो आपको करनी है नो डाउट, इनकी बुक्स तो आपको करनी है जो इनकी मेन बुक है। ठीक है भाई, प्लेटो की हो गई, जैसे प्लेटो की कौन सी बुक है? रिपब्लिक हो गई। ठीक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स हो गई, मैकियावेली की द प्रिंस हो गई, हॉब्स की लेवियाथन हो गई, तो इस प्रकार की रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं इनकी मेन बुक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। तो भारतीय राजनीतिक विचारकों की भी बुक पता होना चाहिए। उनका दर्शन नहीं पता करना है, क्या है, सिर्फ राजनीतिक दर्शन क्या है। ठीक है, उनका भाई उन्होंने
दर्शन शास्त्र उन्होंने, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा इन लोगों ने क्या दिए, हमको उससे लेना देना नहीं है, हम राजनीति के छात्र हैं, हमको राजनीति में ही पढ़ना है। ठीक है, तो भाई हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है राजनीति के बारे में, कौटिल्य के राजनीतिक विचार क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमें अगनासुत्तो, जियाउद्दीन बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, PREV रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, MN रॉय, VD सावरकर, BR अम्बेडकर। देख रहे हो नाम किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट हो गए, हमारे संविधान से। भाई जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया तो उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनके विचार क्या थे। ये जो है ना, इनके बारे में पढ़ना एक्चुअल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, तो हम लोग राजनीति को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, तो क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, जिस दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति की बात करी, क्या अंतिम व्यक्ति का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आज भी हम लोगों के पास नहीं है, जो हमको इन्होंने दी थी, तो अब वो लोग तो आने से रहे। ठीक है, तो हम लोग मतलब जो नई पीढ़ी है उनको तो उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ाना चाहिए ना, हमारा कर्तव्य बनता है ये तो। ठीक, फिर थर्ड इकाई हो गई है। फोर्थ इकाई है भैया हमारी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, इसमें तुलनात्मक राजनीति जो आपने BA MA में पढ़ा होगा, तुलनात्मक राजनीति की एक बुक थी, उसको उठा लो, उसी के इन्होंने क्या दे दिया, इसमें पूरा सिलेबस दे दिया है। थोड़ा सा हाई लेवल है बट अच्छा दिया है। ठीक है, इसमें उपागम देखना है, जो संस्थागत राजनीतिक सांस्कृतिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद क्या है। ठीक है, तुलनात्मक विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा उपनिवेशवाद क्या होता है। हमारे देश में भाई उपनिवेशवाद जैसे ब्रिटेन आया था, मतलब ब्रिटेन ने किया है ना, इंग्लैंड ने हमारा उपनिवेशवाद, हम उपनिवेशक रहे हैं उसके, तो ये उपनिवेशवाद की कैसे हुआ है। ठीक है, उपनिवेश के रूप कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या हम अभी भी आज़ाद हैं, सोच के देखना अगर ये चीज़ें आप पढ़ते हो तो। औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष और औपनिवेशीकरण मतलब डीकोलोनाइजेशन कैसे किया गया है। ठीक, क्लियर दिख रहा है। ओके, सो हम नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रवाद। बिल्कुल लाइन से चल रहा है ये, है ना। अब फिर हमारा राष्ट्रवाद, जब हमारा औपनिवेशीकरण होगा, जब हमारा डीकोलोनाइजेशन होगा, तभी तो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति जागेगी, है ना। तो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ई पाठशाला। इसकी बटन नहीं है क्योंकि ये मेरा ही वीडियो है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जिन्होंने अपने पे राज किया हुआ है, अपने उसके औपनिवेशक है, तो जब उससे आज़ाद होंगे तभी तो हम क्या आएंगे, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति आएगी। ठीक है, तो भारत में तो बहुत बाद में राष्ट्रभक्ति आई थी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो राष्ट्रभक्ति क्या, हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, है ना। तो क्या है भैया, राष्ट्रवाद जो है पहले यूरोपीय देशों में आया। कहाँ पे आया, यूरोपीय देशों में। वो आपस में लड़े भिड़े, फिर उन लोगों में साम्राज्य विस्तार की बातें आई। ठीक है, किसकी बातें आई, साम्राज्य विस्तार की। उसके बाद हम लोगों में ये सब बातें आई कि राष्ट्रवाद नाम या राष्ट्रभक्ति नाम की चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है भैया राज्य सिद्धांत। तो राज्य सिद्धांत मतलब कि राज्य कैसे बना, है ना, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति क्या है। ठीक है, मतलब कुछ बात बोलते हैं कि राज्य जो है वो देवीय शक्ति है, कोई बोलता है कि राज्य समझौतावादी है। समझौतावादी में जैसे हमारे आ जाएंगे हॉब्स आ जाएंगे, लॉक आ जाएगा, ठीक है, रूसो आ जाएंगे, ये सब समझौतावादी है। तो सभी ने राष्ट्र की उत्पत्ति अपने अलग अलग विचारों के हिसाब से दी है। ठीक है, उस पर वाद विवाद। फिर उत्तर औपनिवेशिक राज्य कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कल्याणकारी राज्य होता क्या है। फिर भैया कल्याणकारी राज्य के बाद सभी कल्याणकारी राज्य की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब सभी जो है राज्य लोकतंत्र गणतंत्र स्वतंत्र होते लगते हैं, मतलब कोई किसी के अंडर में नहीं रहता है। तो क्या होता है भैया, ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है, वैश्वीकरण। फिर हम राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, मतलब पूरी दुनिया को ही एक राज्य बोलते हैं, पूरा राष्ट्र राज्य। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ये फोर्थ यूनिट चल रही। ठीक है, फिर हमारी राजनीतिक शासन प्रणालियाँ। अब शासन प्रणालियाँ कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, आप जब विचारों को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उन लोगों ने बताया है कि भाई लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली राज्य की भी हो सकती है, उदार भी, बहुमत भी, ठीक है, या फिर सहभागी हो सकती है, या फिर गैर लोकतांत्रिक हो सकती है, पैतृकवाद हो सकता है। ठीक है, अधिकारी तंत्री हो सकता है, सैन्य तानाशाही जैसे जर्मनी वगैरह इटली में हुआ था।
तो ये सभी में सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद हो गया है, ठीक है। फांसीवाद मार्क्सवाद एक जैसे ही है, बट फांसीवाद जो है वो बहुत ज़्यादा अहिंसा मतलब हिंसा की बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संविधान तथा संविधानवाद। यहाँ पे हमारे संविधान की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे संविधान की ही हो रही, केवल भारतीय संविधान की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछते हैं भैया संविधान के रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, नमनीय संविधान, ये सब। विधि का शासन कैसे है, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब क्या है संविधान में, ये सब दी हुई है, ठीक है। जैसे आपातकालीन शक्तियाँ सबसे पहले कहाँ से आई, संविधानवाद में संकट की उपस्थिति कहाँ से आई, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लोकतंत्रीकरण या लोकतांत्रिक संक्रमण या समेकन, ठीक है। तो लोकतांत्रिक संक्रमण होता क्या है, तो उसको हम लोकतंत्रीकरण बोलते हैं। जब लोकतांत्रिक संक्रमण मतलब लोकतंत्र और क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनके बीच में क्या जब रहता है तब लोकतांत्रिक संक्रमण कहा जाता है। विकास की बात करें तो विकास किस किस प्रकार का होता है, अल्प विकास होता है, निर्भरता रहती है, आधुनिकरण होता है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तो ये सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो इसमें हमको लोगों के विचारों को ध्यान में रखना है कि लोगों ने इस पर क्या क्या विचार दिए हैं, ठीक है। विकास और लोकतंत्र में क्या समानता है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है शक्ति की संरचनाएं। अब शक्ति की संरचना, शक्ति किसके पास रहेगी भैया, शासक वर्ग के पास, और किसके पास रहेगी, जो अमीर रहेगा, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग के पास। तो इसमें है ना अपन को वो दिए हुए हैं, डायरेक्ट वो आ जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेज द कॉलम टाइप के नहीं आते हैं, वैसे आ जाते हैं। तो वो इसमें क्वेश्चन आते हैं। लोकतांत्रिक अभिजनवाद, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, है ना, ये देखो आपको दिख रहा है, जिसे शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया, मेज द कॉलम में आ जाएगा कि शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, सहभागिता मूलक सिद्धांत, ये सब हम लोकतंत्र में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को ढंग से पढ़ लिया ना, तो बाकी की यूनिट में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उनको समझो, ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो भैया याद हो जाते हैं लोगों, ठीक है। बाकी ऐसा है कि थोड़ी बहुत ट्रिक तो हमको लगानी पड़ती है याद करने के हिसाब से ना। जैसे सहभागिता मूलक सिद्धांत किसने दिया, बहुल वाले, तो नाम इनके आगे लिख दो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके आगे, कर्ता और प्रक्रियाएं, ठीक है। कर्ता और प्रक्रिया मतलब करने वाला कौन है और उसकी प्रक्रियाएं क्या है। जैसे निर्वाचन पद्धतियां कौन कौन सी हो सकती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, दलीय प्रणाली क्या होती है, हित समूह क्या होता है, ठीक है। इनमें जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो पूछते हैं भैया। जैसे राष्ट्रपति में कौन सी निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हित समूह सबसे पहले किसने बताया कि हित समूह क्या होता है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, इनसे संबंधित जो है लोग, उनके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नागरिक समाज, क्रांतियाँ, ठीक। अब आते हैं इकाई 5 पे। इकाई 5 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसकी भी एक बुक है, एमए में है अपने, जिसने भी एमए पॉलिटिकल साइंस से आपने अच्छे से किया है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और नहीं किया है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की तब भी ज़रूरत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो भैया आदर्शवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद, देखा ये सब वाद हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आदर्शवाद किसने दिया था, जैसे हीगल, ग्रीन, रूसो, ये सब कौन है, आदर्शवाद। यथार्थवाद कौन हो गए, मार्क्सवाद हो गया, ठीक है। यथार्थ जैसे और कौन कौन यथार्थ में है, तो उनके नाम इसमें अपन को आ जाएंगे। नव उदारवाद किसने दिया, नव यथार्थवाद किसने दिया, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद। तो ये सब चीज़ें कहीं में आएंगी 5th यूनिट में। और इसमें अवधारणाएं भी आ जाएंगी भैया। जैसे कौन कौन सी अवधारणा, राज्य, राज्य प्रणाली तथा गैर राज्यकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा। अब शक्ति से रिलेटेड कौन है, शक्ति किसने बताई, सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण किसने दिया, तो भैया मांगटेन्स क्यों ने दिया, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन। संप्रभुता किसने बताया, बोंदा ने बताया, ठीक है। सुरक्षा, परंपरागत, गैर परंपरागत, तो ये सब हमको इसमें देखना होता है। संघर्ष और शांति, संघर्ष शांति में आ जाएगा युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार निवारण, संघर्ष नियोजन, संघर्ष रूपांतरण। फिर संयुक्त राष्ट्र, ये अपना पूरा यूएनओ आ गया, संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है। उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संरचना क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, मूल्यांकन बताइए आप उसका। शांति विकास के संबंधित दृष्टिकोण क्या है उसका, मानवीय हस्तक्षेप में किस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में कैसे योगदान है संयुक्त राष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का, जो जिसका मुख्यालय हैग में है। अधिकतर ये क्वेश्चन इसका मुख्यालय पूछते हैं अधिकतर, है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब भैया अंतर्राष्ट्रीय यूनिट का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कैसे भूल सकते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है।
इसमें अपना पूरा आ जाएगा एलपीजी, वैश्वीकरण आ जाएगा, वैश्विक अभिशासन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, ये विश्व में चल रहा है आज भी, है ना। ब्रिक्स विश्व व्यापार संगठन क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ क्यों लिया, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ भैया ऐसा है कि ट्रेड जो वर्ल्ड एक दूसरे देशों में हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय हुआ ना, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अलावा क्षेत्रीय संगठन भी कुछ ऐसे हैं जो सभी राज्य जिसमें नहीं है, जैसे यूरोपीय संघ हो गया, अफ्रीकी संघ हो गया, शंघाई सहयोग संगठन, इनका करंट अफेयर उठा लो, ठीक है, इनकी स्थापना उठा लो, मुख्यालय उठा लो और करंट अफेयर उठा लो कि कहाँ पे इनकी हुई है या होगी, ठीक है। नेक्स्ट है समसामयिक चुनौतियाँ क्या चल रही है, अभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ले लो, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो समसामयिक चुनौतियों में हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवसन, ठीक है, शरणार्थी, गरीबी, विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान, राजनीति, ये सब जो अभी समसामयिक मतलब करंट में जो चल रही है वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारी 6th यूनिट, भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति से किसका संबंध है आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। अब भारत की विदेश नीति जब है, देखिए हम बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं ना, पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है, मतलब पहले तो हमारे इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि स्वतंत्रता होना है। उसके बाद में हम जब उपनिवेश बने तो हमने स्वतंत्रता हासिल करी, फिर हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, हम अपनी विदेश नीति को बना रहे हैं, तो ये सब लाइन से ही पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अब है भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण क्या है, वो उपनिवेशिक के बारे में क्या बोलता है, ठीक है, उदयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान कैसे हुई है, फिर भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, ठीक है, भारत की विदेश नीति के बारे में सिद्धांत किसने दिया, जैसे गुजराल सिद्धांत वगैरह हो गया, तो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने करी है, कब हुआ है, उसकी एक प्रासंगिकता है क्या नहीं है, ठीक है, आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, भारत की उसकी प्रासंगिकता, अभी उसकी प्रासंगिकता है या खत्म हो चुकी है, भारत की परमाणु नीति क्या है, ठीक है। अब भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ, प्रमुख शक्तियों की बात करें तो फिर 3 शक्तियां आ जाएंगी अपनी, अमेरिका, चाइना और एक रूस, ठीक है। तो प्रमुख शक्तियों के साथ भारत का संबंध क्या है, फिर है बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध क्या है, मतलब जो दूसरे भी बोल सकते हैं संगठन है, दूसरे संगठन जैसे यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकी संगठन, तो ये जितने संगठन हैं, भले ही भारत उसमें सदस्य नहीं है, बट उनके साथ क्या है, इनका रिलेशन तो होगा, ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो जैसे हमारा सार्क हो गया, सार्क को कैसे भूलोगे, अगर पड़ोसी देशों की बात आ रही है तो सार्क का नाम पहले आना चाहिए, सार्क की स्थापना कहाँ हुई है, ठीक है, उसका मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। गुजराल सिद्धांत क्या कहता है, लुक ईस्ट नीति, लुक वेस्ट नीति, तो मेन चीज़ इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कब आया है, एक तो उसका सन याद होना चाहिए और क्यों आया है ये पता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा PhD नहीं करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की संधि वार्ता नीति क्या है, ठीक है, भारत कैसे नीति करता है, मतलब वार्ता करता है, डायरेक्ट युद्ध छेड़ देता है, मतलब भारत कैसा है ये आप बता रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था की संधि की जब बात आती है, संधि हम किस में करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के साथ संधि होती है हमारी, WTO के साथ होती है, IMF के साथ होती है, जलवायु परिवर्तन में हमने संधि करी है, ठीक है। जैसे CTBT में हमने हस्ताक्षर नहीं करे, तो क्यों नहीं करे हैं, तो हमारी क्या क्या पॉलिसीज वगैरह है वो हम भारत की विदेश नीति में समझते हैं। आया समझ में। अब इसमें कुछ समसामयिक चुनौतियां, जैसे हमारी समुद्री सुरक्षा में हमारी क्या कर्तव्य है, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रवासन, शरणार्थी, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, इसमें हमारी क्या मतलब कर्तव्य है, ठीक है। अब आती है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। अब भारत में राजनीतिक संस्थाएं जो है उसमें हम लोग मेनली भारतीय संविधान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भारतीय संविधान की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो भारत की राजनीतिक संस्थाओं की बात करो तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा भारतीय पूरा संविधान आ जाएगा। ये भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या है, ठीक है, संविधान में हमारे क्या क्या तंत्र है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जितना आप MPPSC वगैरह दी होगी, PCS एग्जाम में, ये सब संविधान भारत का आ जाएगा, ठीक है। न्यायपालिका हमारी, कार्यपालिका, संघवाद, निर्वाचन प्रक्रिया, स्थानीय शासन संस्थाएं जो है, ठीक है, संवैधानिक निकाय जो है, इसके अलावा ये सब आ जाएंगे। आयोग कौन कौन से दिए आप देख लेना, तो उन आयोगों की स्थापना कब हुई है, उसमें कितने सदस्य होते हैं और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इतना पढ़ लेना। खूब अपन को डिटेल नहीं पढ़ना है कि उसमें कितने क्या अनुच्छेद है और सबको याद करने बैठेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी 8th यूनिट, भारत में राजनीतिक
प्रक्रियाएं। अब भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें हमारी क्या क्या आ जाएगा, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, विकास योजना मॉडल क्या, हमारी पंचवर्षीय योजना वगैरह इसमें आ जाएगी, हमारा नव आर्थिक मॉडल क्या है, मानव विकास रिपोर्ट इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में भारत का क्या है, पहचान की राजनीति, मतलब भारत में धर्म, जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषा, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। हमारे यहाँ के सामाजिक जो आंदोलन हुए, मेनली जो स्वतंत्रता के लिए हुए थे, दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, तो ये सब अपने लूसेंट में भी काफ़ी कुछ इसका मिल जाता है। ठीक है, फिर नागरिक समाज समूह होता क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण हो चुका है, तो भारतीय राजनीति क्षेत्रीयकरण कैसे हुआ, उसमें हम भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, इनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर आ जाएंगे। फिर है भारत में जेंडर और राजनीति, समानता प्रतीति से जुड़े मुद्दे क्या क्या है, राजनीतिक दलों में विचारधारा, सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल, जो हमारे राष्ट्रीय दल है मेनली भाजपा, कांग्रेस है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो राजकीय दल है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी चुनावी राजनीति क्या चल रही है, अभी चुनाव आने वाले हैं तो समझ जाओ अपनी चुनावी राजनीति क्या है, सहभागिता कितनी होती है, प्रतिद्वंद्विता क्या है, प्रतिनिधित्व पे है, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ क्या क्या है हमारी। ठीक है, उसके बाद है 9th लोक प्रशासन। ये लोक प्रशासन भी अपना पूरा सब्जेक्ट किसका था, एमए का था, तो पूरा की पूरा उठा के हमने यहाँ दे दिया। अब लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, अब इसमें लोक प्रशासन को पढ़ने बैठोगे, लोगों को पढ़ना, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना कि लोक प्रशासन की अवधारणा किसने दी। ठीक है, ये आ जाएगा अवधारणा, वैज्ञानिक, ये वही कि वही उठ के आ जाएगा पूरा। नव लोक प्रशासन किसने दिया, विकास प्रशासन किसने दिया, नव लोक प्रशासन किसने दिया, उदारीकरण। तो इनके जो फेमस बुक है वो याद रखना है, और ये किसने दिया है ये पढ़ना है। ठीक है, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत और नियम क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है, अधिकारी तंत्र सिद्धांत क्या है, मानव संबंध सिद्धांत क्या है, संगठन प्रबंधन, इससे रिलेटेड किसने क्या क्या बोला है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है। तो जो सिलेबस में मेंशन है उसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना संगठनात्मक संप्रेषण, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके क्या जो नियम दिए हैं, चेस्टर बर्नार्ड का आ जाएगा संप्रेषण का नियम, तो पता होना चाहिए संप्रेषण का नियम किसने दिया, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है। संगठन में संघर्ष प्रबंधन, इसमें मेरी पार्केट ये इन्होंने बोला था। ठीक है, उद्देश्य आधारित प्रबंधन किसने दिया, पीटर ड्रकर ने दिया। यहीं अपन को 3 के नाम मिल गए। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट यूनिट, भारत में शासन, विधि और लोक नीति। इसमें भारत के शासन की बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग अपना मैटर आ जाता है। इसमें हम उत्तरदायित्व नियंत्रण की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। ठीक है, सुशासन क्या होता है, उत्तरदायित्व नियंत्रण क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ग्रास रूट क्या होता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं ग्रास रूट ही हैं। फिर योजना विकास मॉडल क्या है, हम विकेंद्रीकृत योजना पे काम कर रहे हैं, विकास की योजना पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारा सतत विकास की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की, नीति आयोग की, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब सामाजिक आर्थिक विकास की बात करें तो हमारा देखो आवास हो गया, स्वास्थ्य, पेयजल, ये क्या सब क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितने दिए हैं जैसे आरटी हो गया, एनएचआरएम हो गया, ये सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। फिर लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन कि कितना वो हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जन सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 10th यूनिट में। ओके, सो ये हम लोगों का पूरा सिलेबस है जिसमें हमको कवर करना है। अब मैं इसको ज़्यादा समझाती पूरा डीप में क्या क्या पढ़ना है तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाती। सो आज के लिए केवल सिलेबस ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।